नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं कर रही बातचीत, अब किसान लेंगे बड़ा फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष, बोले अपना काम सही से किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही अंतिम विकल्प, 7 करोड़ कारोबारियों ने पीएम मोदी से की मांग। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पर इस वक्त लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विपक्ष भी लगातार पीएम मोदी पर निशाने साध रहा है और कहा है कि अगर मोदी अपना काम सही समय पर करते और ठीक से करते तो ये नौबत नहीं आती। और इसी बीच किसानों ने भी यहाँ पर दिल्ली पर धावा बोल दिया है और कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही है और अब बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला किसी भी वक्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं कर रही बातचीत, अब किसान लेंगे बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर 2020 से चल रहा यह आंदोलन कोविड महामारी के दौरान भी जनसत्ता के मुताबिक। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा इस बार बड़ा फैसला लेगा, इस पर बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि किसान कई महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा कि 26 तारीख को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। हम पंजाब, हरियाणा, यूपी से यही कर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी तो आगे का प्रोग्राम हमें तैयार करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय किसान संगठन लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। हम राशन पानी फिर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाए कि किसानों को लेकर बहुत गलत प्रचार हो रहा है कि वो कोविड गाइडलाइंस नहीं मान रहे। यहाँ लोग सही सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं और कोविड के सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। गांव से ज्यादा यहाँ लोग नियमों को मान रहे हैं। यहाँ के किसान वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उससे अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। दोनों के बीच आखिर बैठक जनवरी के अंतिम दिनों में हुई थी, तब से अब तक बातचीत ठप। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष, बोले अपना काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही मदद को लेकर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि काम किए होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत न आती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते हफ्ते कांग्रेस ने कहा था कि विदेशी सहायता को लेकर सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे जुड़ा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किए थे। राहुल गांधी ने एक फोटो साझा करते हुए लिखा था कि शहरों के बाद अब गाँव भी परमात्मा निर्भर। बता दें कि जो फोटो राहुल गांधी ने शेयर किया उस पर लिखा है, महामारी की दूसरी लहर अब गांव में बरपा रही कहर। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को पीएम के लिए एक नए आवास की नहीं बल्कि लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके साथ ही ऑक्सीजन उन्होंने कुछ तस्वीरें संलग्न की जो सेंट्रल विस्टा निर्माण स्थल की है। राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कोविड की उछाल और गिरते टीकाकरण पर एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही अंतिम विकल्प, 7 करोड़ कारोबारियों ने की पीएम मोदी से मांग। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में देश में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने का आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना से ग्रस्त लोगों का आंकड़ा प्रतिदिन 4 लाख से अधिक है और पिछले सप्ताह के दौरान प्रतिदिन लगभग 3.90 लाख व्यक्तियों के औसत से कोरोना ग्रस्त होने की वर्तमान स्थिति में देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना अब वक्त की जरूरत है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल चिकित्सा कार्य बल बनाने का भी सुझाव दिया है, जहां बच्चे के संक्रमण होने की संभावना को लेकर आवश्यक कदम अभी से उठाए जा सके। इसके अलावा आइसोलेशन या उपचार केंद्रों के लिए नई डिजाइन बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संक्रमित बच्चे के माता पिता को भी उसके साथ रहना होगा। लॉकडाउन ही अंतिम उपाय। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा है कि देश के व्यापारी उनके इस विचार से सहमत हैं कि लॉकडाउन कोरोना
कोरोना वायरस के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और अपनी आजीविका कमाने के लिए मध्यम और निम्न वर्ग के लिए कठिनाइयां पैदा करेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अब अंतिम विकल्प के रूप में देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। केवल राज्यों के लॉकडाउन से नहीं बनेगी बात। राज्यवार लॉकडाउन से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा है। राज्य की सीमाओं पर लोगों और माल की आवाजाही पर कोई जांच न होने से कोरोना वायरस की श्रृंखला टूट नहीं पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में तालाबंदी, आंशिक तालाबंदी और इसी तरह के अन्य प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मामलों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन न मिलने के कारण से परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता, गंभीर कोविड दवाओं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी आदि ने देश में स्थिति को विकट बना दिया है। जहां लॉकडाउन है वहां दिख रहा असर। कैट के मुताबिक महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य जो पिछले 3 सप्ताह से लॉकडाउन में हैं, वहां कोरोना मामलों की संख्या में कमी हुई है और इसी तर्ज पर राष्ट्रीय लॉकडाउन निश्चित रूप से कोरोना मामलों की संख्या को कम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के कारण पिछले साल देश में प्रारंभिक अवस्था में ही लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस पर काबू पाया और इस वर्ष की तुलना में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। वर्तमान खतरनाक स्थितियों में भी समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, तीनों राज्यों के यूपी बॉर्डर सील, आवागमन में कड़ी जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर राज्य सरकारों ने सख्ती का फैसला लिया है। बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट की चेकिंग से बॉर्डर के कई एरिया जाम से जूझ रहे हैं। आगरा से लगी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर सख्ती से तमाम लोग फंसे हुए हैं। बॉर्डर से वाहनों को लौटाया जा रहा है। इधर मंडल के कोटवन से लगी हरियाणा सीमा पर सख्ती से भी लोग परेशान हैं। सिर्फ खाने पीने का सामान लेकर आ रहे मालवाहक ट्रकों व सेना की वाहनों की आवाजाही ही हाईवे पर दिखती है। पेश है रिपोर्ट। बॉर्डर से वापस लौटा रहे हैं वाहन। जनपद से राजस्थान के 2 बॉर्डर लगते हैं। भरतपुर और धौलपुर जिलों की सीमाओं पर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास 72 घंटे पहले की RT-PCR कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है, उसे ही एंट्री दी जा रही है। ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम भी है जो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगरा से आने वाले 100 से ज्यादा वाहनों को दिन भर में वापस लौटाया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हरियाणा सीमा पर भी पुलिस की सख्त नजर। अंतर्राज्यीय सीमा पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर पुलिस की नजर लगी हुई है। अन्य राज्यों की रोडवेज बसों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोसी में हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों से आने वाले वाहनों के उत्तर प्रदेश में आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिए गए इस आदेश का अनुपालन 15 दिन करना होगा। मालूम हो, यूपी रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा पहले ही बंद की जा चुकी है। मजदूर भूख और प्यास से बेहाल। हरियाणा के सिरसा से सिर पर पोटली व गोद में 2 से 5 साल तक के बच्चे लेकर जुगाड़ से निकले मजदूरों के जत्थे को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिसकर्मियों ने बॉर्डर से सीमा पर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। मजदूर राम सजीवन ने बताया कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। बॉर्डर पर पुलिस वाहनों लोगों को ढकेलकर दूसरे राज्यों में वापस भेज रही है। यहाँ हाईवे किनारे के स्थलों में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है। कोरोना को रोकने के लिए की जा रही सख्ती में ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का संरक्षण डग्गे मारू की चांदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा दूसरे राज्यों के परिवहन निगम की बसों पर रोक लगाए जाने के चलते बॉर्डर पर प्राइवेट बस संचालक डग्गेमारी में जुट गए हैं। रविवार को कई प्राइवेट बसें चौराहे से सवारियां भरती देखी गई। बॉर्डर से चंद कदम दूर भी खड़ी बसें सवारियों को आवाज देकर बुला रही थी। इधर उसैद घाट पर पैंटून पुल के स्लीपर हटाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगह चंबल में नावों से अवैध रूप से लोगों का आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस सख्ती कर रही है। प्रशासन का कहना है कि लोग घरों पर ही रहें, उन्हें जरूरत की खाद्य सामग्री घर पर ही उपलब्ध होगी, तो खतरा क्यों मोल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 11 व 12 मई को पंजाब से किसानों के जत्थे आएंगे दिल्ली बॉर्डर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले से चल आ रहा कोरोना वायरस संक्रमण, दिल्ली सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच किसान लगातार अपनी रणनीति बनाते दिख रहे हैं। अब किसानों ने भारी संख्या में एक बार फिर बॉर्डर पर जुटने की योजना बनाई है। यह तब है जब पिछले दिनों एक खबर आई थी कि आंदोलनरत किसानों के साथ बैठी एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साझा की गई जानकारों के अनुसार 11 व 12 मई को पंजाब के किसान बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे, वहीं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे। साथ ही हरियाणा के किसान भी अलग अलग जगहों से इन जत्थों में शामिल होकर दिल्ली
पहुंचेंगे। हालांकि आंदोलनरत किसान नेता केंद्र सरकार से फिर से वार्ता करने को इच्छुक होने के संकेत दे चुके हैं। 10 मई का राष्ट्रीय कन्वेंशन स्थगित। दरअसल बीते कल हुई संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन को स्थगित किया गया। वहीं अब इसकी अगली तारीख संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक में घोषित की जाएगी। इस कन्वेंशन का उद्देश्य किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना व समन्वय स्थापित करना था। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने ये तय किया है कि आंदोलन स्थल पर किसानों का ऑक्सीजन लेवल समय समय पर चेक किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर आंदोलन स्थल पर तैनात। आंदोलन स्थल पर डॉक्टरों की टीम लगातार किसानों पर निगरानी रखेगी। यदि किसी किसान में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इलाज के लिए भेजा जाएगा। हालांकि अभी तक सभी किसान स्वस्थ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोग्रेसिव मेडिकल एंड साइंटिस्ट फ्रंट दिल्ली से जुड़े चिकित्सक शाम के समय यहां चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगे व आंदोलन स्थल पर किसानों के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि किसानों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए भी गाजीपुर बॉर्डर पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अफसर फोन नहीं उठा रहे, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल। सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ ठीक है दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएम योगी को लिखे पत्र में गंगवार ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत और बिगड़ जा रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय रेफरल अस्पतालों में भर्ती किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जरूरी उपकरणों को बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत की है और अपील किया है कि इनकी कीमत का निर्धारण सरकार करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को बरेली के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराए जाने के प्रबंध का आग्रह किया है और कहा है कि निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल को दी जाने वाली सुविधा दी जाए। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने यूपी के सीएम को लिखे अपने पत्र में बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए यह सुझाव भी दिया है कि सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को 50% कम कीमत पर ऑक्सीजन संयंत्र जल्द दिए जाए। गंगवार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू कराने का भी सुझाव दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एम्बुलेंस मामला। पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस के यूं ही पड़े रहने का विवाद गहराता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के साथ उनके करीबी और एक रिश्तेदार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रविवार को पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित गाली गलौज से भरा ऑडियो क्लिप भी सुनाया। उन्होंने सारण के तत्कालीन डीएम पंकज पाल के तबादले की जांच की भी मांग कर दी। कहा कि डीएम ने एम्बुलेंस ये कहते हुए जब्त किया था कि वे इसका इस्तेमाल निजी कार्यों में करते हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमारे एक वर्कर मनीष विशाल को जान से मारने की धमकी दी गई। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदारी राजीव प्रताप रूडी होंगे। उन्होंने सांसद के कौशल प्रशिक्षण केंद्र की जमीन का दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने भूस्वामी को पैसे तक नहीं दिए हैं। आखिर क्यों? अमनौर में हुए केस पर भी सवाल खड़े किए। जाप अध्यक्ष ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है। जब हम गए तो वहां हमने शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को उजागर किया। उस वक्त केस करने वाले लड़के मौजूद भी नहीं थे। इस मामले की सच्चाई के लिए आईजी के नेतृत्व में जांच हो और उन लड़कों का फोन लोकेशन निकाला जाए। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करने की बजाय 24 घंटे बाद क्यों किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि 11,000 करोड़ के पीएम केयर फंड से बिहार को 600 वेंटिलेटर मिले थे, उनमें से एक भी चालू क्यों नहीं हुआ है। इस मामले स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर बोले किसान, यहां कोरोना नहीं जहां बीजेपी वहीं बीमारी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद दिल्ली से सटे सभी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि कोरोना के बेकाबू होते संक्रमण का कोई असर किसान आंदोलन पर नहीं पड़ रहा है। आंदोलन में अभी भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। किसानों ने यह भी कहा है कि आंदोलन स्थल पर कोरोना वायरस का कोई संक्रमण नहीं है और जहां भाजपा है वहीं यह महामारी फैली हुई है। दरअसल न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से जब मास्क लगाने को लेकर सवाल पूछा तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही किसानों ने कहा कि यहाँ कोई कोरोना नहीं है, जहाँ बीजेपी वाले होंगे वही कोरोना होंगे। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि जब 6 महीने में कोरोना नहीं आया तो कोरोना अब क्या आएगा। इस दौरान जब पत्रकार ने किसानों से सवाल पूछते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है और कई लोगों की जानें जा रही हैं,
तो किसानों ने जवाब देते हुए कहा कि कई लोग थोड़ी खांसी आ जाने पर भी डर जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। साथ ही किसानों ने कहा कि हम लोग बचाव के लिए काढ़ा समेत कई देसी तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लोग अपना दिल मजबूत रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि कोरोना लोगों की जान जरूर ले रहा है, लेकिन ये तीनों कानून भी काफी घातक हैं। किसान कोरोना और तीनों कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से सजग है। साथ ही किसान नेता ने कहा कि एम्स के कुछ पूर्व डॉक्टरों को बुलाकर यहाँ जांच भी करवाया गया, लेकिन अभी तक कोरोना के कोई मामले ध्यान में नहीं आए और न ही एक भी मौतें हुई हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 तारीख को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाने के बाद किसान संगठन एक बड़ा निर्णय लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बना गतिरोध अब भी जारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कोरोना से लड़ाई को दिए 6 सुझाव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट को लेकर कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। खड़गे ने पीएम को लिखे पत्र में 6 सुझाव भी दिए हैं। इसके साथ साथ खड़गे ने अपने पत्र में केंद्र सरकार से एक सर्वदलीय बैठक और संसद की स्थायी समितियों की वर्चुअली बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने मोदी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य लाइसेंस का फायदा उठाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री को सुझाव, पहला, आम बजट में कोरोना वायरस महामारी के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाए। दूसरा, महामारी पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद की स्थायी कमेटियों को भी वर्चुअली बैठक हो। तीसरा, वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर अनिवार्य लाइसेंसिंग में छूट के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं, मेडिकल सामग्री और वैक्सीन पर से जीएसटी हटाई जाए। चौथा, मनरेगा के तहत रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए ताकि शहरों से गांव की ओर जाने वाले लोगों को जीवन यापन के लिए मदद मिलेगी। पांचवा, विदेशों से आ रही मेडिकल से जुड़ी राहत सामग्री के वितरण में तेजी लाई जाए, राज्यों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और छठा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार अपनी सामूहिक ताकत का फायदा उठाए। कोरोना जैसी महामारी से प्रधानमंत्री कार्यालय अकेले नहीं निपट सकता है, सभी संसाधनों का उपयोग सामूहिक तौर पर किया जाए। बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,03,738 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,22,96,414 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 4,092 और मरीजों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,42,362 हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 37,36,648 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.76% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 82.15%। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ का असर। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2-3 दिनों में हुई हल्की से मध्यम बारिश की तापमान में गिरावट आई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बारिश और धूल भरी आंधी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इन राज्यों के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 10 से लेकर 13 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अगले दिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और औसत तापमान में गिरावट होगी। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों तथा ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक 10 मई तक राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इंदौर, जबलपुर और आसपास के जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव बोले जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक कर दूंगा ऑडियो, रूडी से मेरी दुश्मनी नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मांग की है कि पूर्व मंत्री व सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस मामले में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान कौशल विकास के नाम पर हुए घोटाले की जाँच कराने की ओर भी आकृष्ट किया है। पप्पू ने लगाया धमकी देने का आरोप। पप्पू यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में राजीव प्रताप रूडी और उनके समर्थकों द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया। कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम ऑडियो भी सार्वजनिक करेंगे। बकौल पप्पू यादव, अगर हमें मार देने से बिहार की जनता को एम्बुलेंस, दवाई और ऑक्सीजन आदि मिल जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। रूडी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे धमकी दी और राजनीति का आरोप लगाया वह शर्मनाक है। महामारी जैसे हालात को इंगित करते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव ने सांसद मत के अनुपयोगी बड़ी एम्बुलेंस को लेकर जनतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। एम्बुलेंस के अभाव में कोविड मरीजों की दिक्कत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमनौर में खड़ी एम्बुलेंस सरकारी संपत्ति है और सरकार को इसका उपयोग करना चाहिए। एम्बुलेंस को सियासी मोड़ देना जायज नहीं। रूडी, वहीं इसके जवाब में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। सारण में उनके माध्यम से कोविड पीड़ितों को फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। कोरोना को लेकर चालक नहीं मिलने से कुछ एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिसे सियासी मोड़ देना जायज नहीं है। हालांकि इस पर जाप प्रमुख ने त्वरित जवाब देते हुए शनिवार को कहा कि उनके पास 40 चालक मौजूद हैं। छपरा जिला प्रशासन इन चालकों से सांसद मत की एम्बुलेंस का संचालन कराए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।